नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे भारत के झूठे इतिहास के बारे में जानेंगे और भारत के हर देशवासियों को भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा समय निकालकर चिंतन करना चाहिए कि कैसे भारतीयों के झूठे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारतवासियों को पढ़ाया जाता है। तो आइए चिंतन करते हैं। भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना अभी बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या वह सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया इतिहास है। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। यहाँ हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वह सत्य है या कि हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसे भक्ति नहीं रहेगी जैसा होनी चाहिए। उस देश में मतभेद इस स्तर पर बढ़ते हैं कि वे मनभेद और हिंसा तक फैल जाते हैं। जिस राजनीतिज्ञ को अपने देश के समाज और इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से ही वह समाज में प्रचलित धारणा या अफवाह को ही सच मानकर कार्य करेगा, जिससे समाज में असंतोष ही फैलेगा। हालांकि यहाँ लिखी बातें सत्य ही हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इस पर खुले दिमाग से और सही साक्ष्य और स्रोत के साथ विचार विमर्श किया जाए तो निश्चित ही कम से कम यह समझ तो बढ़ेगी ही कि सबसे जरूरी है वह भारतीयता, जो सदियों से चली आ रही परंपरा की पोशाक है। हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के हों, लेकिन हम भारतीय हैं यह तो तय है। और जो हिस्सा भारत से अलग हो गया वह भी सदियों से भारतीय थे और हैं, यह भी तय है। वे भले ही अपने पूर्वजों के इतिहास को नष्ट करके एक नए सिद्धांत को गढ़ लें, लेकिन इससे वे भी ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। स्थानीय इतिहास को नष्ट करने वाले उन विचारधारा और लोगों के गुलाम होते हैं जो उन पर लादी जाती रही हैं। अंततः गुलाम बनाने वाले वे लोग गुलामों के इतिहास के साथ गुलामों को भी नष्ट करने के उपाय खोज ही लेते हैं। भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम और दीनहीन रहा। इसके बारे में अब लोग जानना नहीं चाहते कि गुलामी के काल में क्या क्या हुआ, जिसके परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। यह सही है कि अतीत के बुरे वक्त को भूलकर नए भविष्य को गढ़ना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जो लोग अतीत से सीख नहीं लेते वह अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। वर्तमान को जानकर लगता है कि हमने अतीत से सीख नहीं ली है। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। आज जिसे हम भारतीय इतिहास का प्राचीन काल कहते हैं, दरअसल वह मध्यकाल था, और जिसे मध्यकाल कहते हैं वह राजपूत काल है, जब प्राचीन भारत के इतिहास को जानना जरूरी है। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास को ना भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 15000 वर्ष पूर्व। उक्त 15000 वर्षों में भारत ने जहां एक और हिमयुग देखा है तो वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौर में भारत में इतना उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन में है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक थे तब भारत के एक हिस्से मात्र में डायनासोर का राज था, लेकिन 50 करोड़ वर्ष पूर्व वह युग बीत गया। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेंजिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर दो महाद्वीप थे। उक्त दो महाद्वीपों को वैज्ञानिकों ने दो नाम दिए हैं। एक का नाम था गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम था लारेसिया लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिण गोलार्ध में था और उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लारेसिया के कुछ हिस्सों से जुड़ गए, जिनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप हैं। गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहाँ शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं।
फिर 13 करोड़ साल पहले जब यह धरती 5 द्वीपों वाली बन गई और तब जीव जगत का विस्तार हुआ। उसी विस्तार क्रम में आगे चलकर कुछ लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जो विश्व की सर्वप्रथम नदी है। यहाँ डायनासोर के सबसे प्राचीन अंडे एवं जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे पुरातन आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के गोंड सभा संप्रदाय की पुराकथाओं में भी यही तथ्य वर्णित है। गोंडवाना मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। गोंड नाम की जाति आर्य धर्म की प्राचीन जातियों में से एक है, जो द्रविड़ समूह से आती है। उल्लेखनीय है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं होती। जो भी जाति आर्य धर्म का पालन करती है उसे आर्य कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार मानव कई बार बना और कई बार फना हो गया। एक मनवंतर के काल तक मानव सभ्यता जीवित रहती है और फिर वह काल बीत जाने तक संपूर्ण धरती अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है। लेकिन यह तो हुई धर्म की बात। इसमें सत्य और तथ्य कितना है? दुनिया व भारत के सभी ग्रंथ यही मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति भारत में हुई थी। हालांकि भारतीय ग्रंथों में मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, मानव को ब्रह्मा ने बनाया था और दूसरा, मनुष्य का जन्म क्रम विकास का परिणाम है। प्राचीन काल में मनुष्य आज के मनुष्य जैसा नहीं था। जलवायु परिवर्तन के चलते उसमें भी बदलाव होते गए। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि इस मनवंतर के पहले मानव की उत्पत्ति वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर हुई थी। यह नदी कश्मीर में है। वेद के अनुसार प्रजापतियों के पुत्रों से ही धरती पर मानव की आबादी हुई। आज धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सभी प्रजापतियों की ही संतानें हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।